नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात कर रहे हैं। हमारे पास डॉक्टर राजेश पवार का धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस 2025 का एक भाषण है और हम उसी का विश्लेषण करेंगे। जी, ये भाषण डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारों और बुद्ध की शिक्षाओं को काफी गहराई से देखता है। हाँ, और ये समझने की कोशिश करता है कि डॉक्टर अंबेडकर क्यों चाहते थे कि पूरा भारत बौद्धमय बने। इसके पीछे का इतिहास, विचार क्या थे। बिल्कुल। और साथ ही बुद्ध ने दुख से निकलने के जो रास्ते बताए वो कितने प्रैक्टिकल थे, उन पर भी बात की गई है। तो आज हम इसी भाषण के मुख्य आइडियाज, इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट और बौद्ध सिद्धांतों की आज के समय में क्या रेलेवेंस है, इस पर गौर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। भाषण की शुरुआत ही होती है डॉक्टर अंबेडकर के उस कथन से कि वो पूरे भारत को बौद्धमय बनाएंगे। ये तो बहुत बड़ा लक्ष्य लगता है। हाँ, बहुत बड़ा। तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन रहा होगा? कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं थी जिन्होंने इस सोच को एक आकार दिया? बिल्कुल, देखिए डॉक्टर पवार यही समझाते हैं कि ये सिर्फ कोई हवाई बात नहीं थी। ये डॉक्टर आम्बेडकर की पूरी जिंदगी के जो अनुभव थे, उनका संघर्ष, उनकी सोच, उसका नतीजा था। कई अहम घटना है उनके जीवन की जो सीधे इस तरफ इशारा करती हैं। जैसे भाषण में कुछ खास घटनाओं का जिक्र है। हाँ, बिल्कुल है। जैसे 1927 का महाड़ का चौदार तालाब सत्याग्रह। वो पानी के हक और इंसानी बराबरी की लड़ाई थी, बहुत महत्वपूर्ण। हाँ, फिर 1935 में येवला में जो उन्होंने घोषणा की थी, वो ऐतिहासिक घोषणा कि मैं हिंदू पैदा हुआ, ये मेरे बस में नहीं था, पर मैं हिंदू मरूंगा नहीं। हाँ, वो तो बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल। और फिर जाहिर है 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में लाखों लोगों के साथ बौद्ध धम्म अपनाना। और संविधान की बात भी इसमें आती है। जी, भाषण इस बात को भी जोड़ता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो मूल्य हैं, समता, स्वतंत्रता, न्याय, बंधुत्व, ये सब भी कहीं ना कहीं बुद्ध की शिक्षाओं से ही प्रेरित हैं। तो डॉक्टर पवार के हिसाब से ये सारे कदम, चाहे वो आंदोलन हो या धर्मांतरण या संविधान बनाना, ये सब भारत में बुद्ध के मानवीय मूल्यों पर आधारित एक बराबरी वाला समाज बनाने की कोशिश का हिस्सा थे। ये दिलचस्प है कि कैसे व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक संघर्ष मिलकर एक इतने बड़े वैचारिक बदलाव की तरफ ले गए। अच्छा, भाषण में इतिहास को देखने का एक खास तरीका भी बताया गया है ना? उस पर काफी जोर है। हाँ, वो बहुत अहम पॉइंट है। डॉक्टर पवार कहते हैं कि इतिहास को सिर्फ घटनाओं की लिस्ट की तरह नहीं देखना चाहिए, उसे क्रिटिकली पढ़ना जरूरी है। क्रिटिकली मतलब ये समझना कि इतिहास लिखा किसने है। भाषण में तर्क दिया गया है कि अक्सर इतिहास वो लोग लिखते हैं जो सत्ता में होते हैं या जिन्होंने असल में वो इतिहास बनाया ही नहीं। अच्छा। और जिन्होंने बनाया, जैसे कि बहुजन समाज, उनको तो लंबे समय तक पढ़ने लिखने का अधिकार ही नहीं था। तो उनकी कहानी, उनका सच, वो तो गायब है इतिहास से। तो फिर सही इतिहास कैसे समझें? क्या रास्ता सुझाया गया है? भाषण ये कहता है कि इतिहास को कई लेयर्स में देखो। जैसे बाहर से आर्य आए, उससे पहले भारत कैसा था, उनके आने के बाद क्या बदला, फिर सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने, उनकी क्रांति हुई, और उसके बाद भाषण में जैसे जिक्र आता है पुष्यमित्र शुंग जैसे राजा आए जिन्होंने शायद बौद्ध विचारों के खिलाफ काम किया, जिसे प्रतिक्रांति कहा गया है। अच्छा। और इस कॉन्टेक्स्ट में भाषण कहता है कि जो विदेशी यात्री आए थे ना, जैसे फाहियान या ह्वेनसांग, हाँ, उनके नाम सुने हैं। उनके लिखे हुए रिकॉर्ड शायद ज्यादा भरोसेमंद है क्योंकि वो बाहर से देख रहे थे, और उनके लिखने से पता चलता है कि भारत एक समय में काफी हद तक बौद्ध विचारों वाला देश था। तो मतलब बाद के इतिहासकारों ने या तो ये बात छुपाई या बदल दी। भाषण का इशारा इसी तरफ है कि या तो नजरअंदाज किया गया या उसे तोड़ मरोड़ दिया गया। इसीलिए इतिहास को दोबारा पढ़ने समझने की जरूरत है। ये इतिहास की व्याख्या तो अपने आप में बहुत सोचने वाली बात है, और ये भी समझाती है कि डॉक्टर अंबेडकर को क्यों एक वैकल्पिक रास्ते की जरूरत महसूस हुई होगी। अच्छा, अब बुद्ध पर आते हैं। ये सोचना भी हैरान करता है कि बिना आज के जैसे कम्युनिकेशन साधनों के बुद्ध ने अपने विचार इतने बड़े पैमाने पे कैसे फैलाए, कैसे जुड़े वो आम लोगों से। हाँ, ये सवाल तो मन में आता ही है। देखिए, उनकी सफलता का एक बड़ा कारण, जैसा भाषण में बताया गया है, ये था कि उन्होंने सीधे सीधे आम लोगों की जिंदगी से जुड़े मुद्दों पर बात की। उनकी बातें सिर्फ फिलॉसफी नहीं थी, बहुत प्रैक्टिकल थी। कोई उदाहरण है भाषण में इसका? हाँ, जैसे यज्ञों में पशु बलि होती थी, किसानों के जानवर उसमें मारे जाते थे, किसान वैसे ही गरीब था और दुखी होता था। बुद्ध ने सीधा इस पर चोट की, कहा प्राणी हत्या मत करो, अहिंसा से चले आए।
और ये बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का क्या मतलब बताया गया है? भाषण कहता है कि बुद्ध शायद पहले विचारक थे जिन्होंने इतने साफ तौर पर बहुजन मतलब आम जनता जो ज्यादा संख्या में है उनके भले और उनकी खुशी को अपने काम का सेंटर बनाया। उनका पूरा धम्म इसी पर टिका था। उनके सिखाने के तरीके में भी कुछ खास था? बिल्कुल। एक और बात, बुद्ध ने कभी ये नहीं कहा कि मैं कह रहा हूं इसलिए मान लो। नहीं, उन्होंने कहा खुद अनुभव करो, अपनी बुद्धि लगाओ, तर्क से जांचो परखो, तुम्हें सही लगे तो मानो। ये तो उस जमाने के हिसाब से बिल्कुल अलग बात थी। हाँ, क्योंकि तब तो गुरु या वेद वाक्य पर सवाल उठाना मना था। बुद्ध ने फ्री थिंकिंग, एक्सपीरियंस बेस्ड नॉलेज पर जोर दिया। वाकई ये तो सोचने का क्रांतिकारी तरीका था उस समय। इससे लोगों को हिम्मत मिली होगी अपनी बुद्धि इस्तेमाल करने की। अच्छा, और इन विचारों को फैलाने के लिए कोई सिस्टम बनाया था उन्होंने? हाँ बिल्कुल, उन्होंने भिक्षु संघ बनाया। ये संघ धम्म को दूर दूर तक ले जाने, लोगों को सरल भाषा में समझाने और उसे बनाए रखने के लिए था। भाषण में बताया गया है कि जिस दिन बुद्ध ने पहले 5 शिष्यों को दीक्षा दी, आषाढ़ पूर्णिमा को, उसी दिन को असली धम्मचक्र प्रवर्तन दिवस मानते हैं। संघ की नींव उसी दिन पड़ी। संघ की स्थापना इतनी महत्वपूर्ण थी। अच्छा, भाषण में डॉक्टर अंबेडकर और 1956 के भिक्षु संघ को लेकर एक घटना का भी जिक्र है, वो क्या था? हाँ, वो एक बहुत ही अहम और सोचने वाला वाकया है। बताया गया है कि 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में जब दीक्षा ले रहे थे तो त्रिशरण की बारी आई। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। जी। तो डॉक्टर अंबेडकर ने भंते चंद्रमणि से कहा कि मैं बुद्ध और धम्म की शरण में जाने को तैयार हूँ, पर संघम शरणम गच्छामि कहने में मुझे हिचक है। अरे ये क्यों? ये तो चौंकाने वाली बात है। संघ तो इतना महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, डॉक्टर अंबेडकर का मानना था, जैसा भाषण में समझाया गया है, कि उस वक्त का जो भिक्षु संघ था वो एक्टिव नहीं रह गया था। वो वैसा काम नहीं कर रहा था समाज के लिए जैसा बुद्ध के समय का आदर्श संघ करता था। उन्हें लगा कि संघ अपने रास्ते से भटक गया है, तो वो उस समय के संघ की शरण में जाने से झिझक रहे थे। तो फिर कैसे हुआ ये? फिर जब बात हुई भंते चंद्रमणि और बाकी लोगों से, तो डॉक्टर अंबेडकर ने यह साफ किया कि जब वो संघम शरणम गच्छामि कहेंगे तो उनका मतलब बुद्ध के बनाए उस असली आदर्श संघ से होगा। वो आज के संघ की बात नहीं कर रहे, वो उस आदर्श संघ को याद करके ये कहेंगे। अच्छा। इस क्लैरिफिकेशन के बाद ही फिर दीक्षा पूरी हुई। ये घटना दिखाती है कि वो कितने क्रिटिकल थिंकर थे और अपने आदर्शों पर कितने पक्के थे। वाकई ये उनकी स्पष्टता और दृढ़ता को दिखाता है। अच्छा, भाषण में सामूहिक दीक्षा को लेकर भी एक नई बात पता चलती है जो शायद बहुत लोग नहीं जानते होंगे। हाँ, ये भी एक जरूरी पॉइंट है। भाषण के मुताबिक बुद्ध के समय भिक्षुओं की दीक्षा तो होती थी, अकेले या ग्रुप में, लेकिन आम लोग, उपासक जो गृहस्थ थे, उनको लाखों की संख्या में एक साथ एक सेरेमनी में दीक्षा देने का रिवाज नहीं था। अच्छा, तो लोग कैसे जुड़ते थे? लोग बुद्ध की बातें मानते थे, पालन करते थे, पर साथ साथ वो उस समय के दूसरे विचारों या परंपराओं को भी मानते रहते थे। इससे क्लियर कट धार्मिक पहचान नहीं बन पाती थी। भाषण में इसे भी भारत से बौद्ध धर्म के कमजोर होने का एक कारण माना गया है, पहचान का साफ न होना। तो डॉक्टर अंबेडकर ने ये सामूहिक दीक्षा क्यों और कैसे शुरू की? डॉक्टर पवार बताते हैं कि बाबा साहेब ने दुनिया के दूसरे बड़े धर्मों, खासकर ईसाई धर्म को काफी स्टडी किया। उन्होंने देखा कि ईसाई धर्म में पादरी और आम लोग दोनों के लिए अलग अलग लेवल पर दीक्षा या पहचान की साफ व्यवस्था है, जैसे बैप्टिज्म। इससे फॉलोअर्स में एक मजबूत कम्युनिटी फीलिंग और क्लियर आइडेंटिटी रहती है। इसी से प्रेरणा लेकर डॉक्टर अंबेडकर ने बौद्ध धर्म में यह सामूहिक दीक्षा का तरीका शुरू किया, ताकि लाखों लोगों को एक साथ एक स्पष्ट बौद्ध पहचान मिले, वो ऑर्गेनाइज महसूस करें। ये उस समय की जरूरत के हिसाब से एक बड़ा कदम था। ये समझना दिलचस्प है कि कैसे उन्होंने दूसरी परंपराओं से सीखकर बौद्ध धर्म को उस समय की चुनौतियों के लिए तैयार करने की कोशिश की। तो हमने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध के विचारों को कितनी गहराई से समझा और जरूरत के हिसाब से उसमें कुछ नयापन भी लाए। अब जरा मूल शिक्षाओं पर आते हैं। ये सब सिद्धांत, इतिहास, ये सब ठीक है, पर प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लागू होता है? भाषण में दुख से मुक्ति के कौन से ठोस रास्ते बताए गए हैं? हाँ बिल्कुल, यहीं पर बुद्ध की शिक्षाओं की खासियत सामने आती है, उनकी व्यवहारिकता। भाषण में बहुत साफ तरीके से 3 तरह के दुख बताए गए हैं और उनसे निकलने के रास्ते भी। और सारा जोर सिद्धांत रटने पर नहीं, बल्कि आचरण पर है, व्यवहार पर। कौन से हैं वो 3 तरह के दुख और उपाय क्या है?
पहला है व्यक्तिगत दुख। ये वो दुख है जो हमारे अपने कामों से, हमारी गलतियों, आदतों या नासमझी से पैदा होता है। जैसे भाषण में उदाहरण है, बहुत ज्यादा शराब पी, लिवर खराब हो गया, दुख मिला। व्यभिचार किया, कोई बीमारी लग गई, कष्ट हुआ। तंबाकू खाया, कैंसर हो गया। या झूठ बोला, चोरी की, पकड़े गए, बेइज्जती हुई, सजा मिली। ये सब हमारे अपने किए का फल है व्यक्तिगत स्तर पर। समझ गई। और इससे बचने का रास्ता? इससे बचने का सीधा रास्ता है पंचशील का पालन। 5 नियम। पहला, प्राणी हिंसा ना करना। दूसरा, चोरी ना करना। तीसरा, व्यभिचार ना करना, मतलब सेक्सुअल मिसकंडक्ट से बचना। चौथा, झूठ ना बोलना। और 5वां, नशा ना करना। ये तो बहुत बेसिक और नैतिक बातें हैं। बिल्कुल। और भाषण में इस पर बहुत जोर है कि पंचशील का पालन ही इंसान को सही मायनों में मनुष्य और बौद्ध बनाता है। ये सिर्फ पूजा पाठ का मामला नहीं है, ये रोज की जिंदगी में अपनाने वाला व्यवहार है। भाषण कहता है पंचशील ही मनुष्य होने का पैमाना है। अगर कोई इन शीलों को नहीं मानता तो वो चाहे जितनी पूजा कर ले, वो खुद को मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। ये तो बहुत सीधी और तर्क वाली बात है। इसमें किसी भगवान या अलौकिक शक्ति का रोल नहीं, व्यक्ति के अपने कर्म का रोल है। अच्छा, अब दूसरा दुख कौन सा है? दूसरा है सामुदायिक दुख। ये वो दुख है जब तब होता है जब एक ग्रुप, एक समुदाय दूसरे ग्रुप या समुदाय पर जुल्म करता है, अन्याय करता है, उसका हक छीनता है। जैसे जाति के नाम पर भेदभाव, छुआछूत, किसी समुदाय को पढ़ने लिखने, नौकरी करने, इज्जत से जीने से रोकना। ये एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप को दिया हुआ दुख है। ये व्यक्तिगत कर्मों से ज्यादा सामाजिक ढांचे से पैदा होता है। हाँ, ये तो बहुत बड़ी और मुश्किल समस्या है। इससे कैसे मुक्ति मिले? इस तरह के सामाजिक दुख से मुक्ति के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग बताया गया है। 8 बातें इसमें। सम्यक दृष्टि, सही समझ। सम्यक संकल्प, सही इरादा। सम्यक वाणी, सही बोली। सम्यक कर्म, सही काम। सम्यक आजीविका, सही रोजगार। सम्यक प्रयास, सही कोशिश। सम्यक स्मृति, सही जागरूकता। और सम्यक समाधि, सही एकाग्रता। ये 8 चीजें कैसे मदद करती हैं? ये 8 चीजें मिलकर इंसान को और समाज को नैतिक और मानसिक तौर पर मजबूत बनाती हैं। ये हमें दुनिया को सही ढंग से देखने, सही फैसले लेने, सही तरीके से जीने और सामाजिक अन्याय के खिलाफ लड़ने की समझ और ताकत देती हैं। जैसे सम्यक दृष्टि हमें यह समझने में मदद करती है कि जाति या लिंग के आधार पर भेदभाव गलत है, अतार्किक है। यानी ये रास्ता खुद को सुधारने के साथ साथ समाज को सुधारने की लड़ाई का भी एक टूल है। ठीक है। और तीसरा दुख? तीसरा है प्राकृतिक दुख। ये दुख प्रकृति से आता है, नेचुरल डिजास्टर, जिन पर हमारा सीधा कंट्रोल नहीं होता, जैसे भूकंप, बाढ़, सूखा, सुनामी, महामारी। हाँ, जाहिर है इन पर तो हमारा बस नहीं चलता। तो इनसे निपटने का क्या तरीका है? इसके लिए भाषण में 10 पारमिताओं का पालन करने पर जोर दिया गया है। पारमिता मतलब परफेक्शन या सद्गुण। 10 पारमिताएं कौन सी? हाँ, 10 हैं। दान, शील, नैतिकता, नैष्क्रम्य, त्याग, प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक, वीर्य, हिम्मत, कोशिश, शांति, सहनशीलता, धैर्य, सत्य, सच्चाई, अधिष्ठान, पक्का इरादा, मैत्री, सबके लिए दोस्ती का भाव, और उपेक्षा, संभाव, न्यूट्रलिटी। ये गुण आपदाओं में कैसे मदद करते हैं? भाषण में जापान का उदाहरण दिया है। वहां बहुत भूकंप आते हैं, लेकिन वहां इन पारमिताओं का, खासकर प्लानिंग, प्रज्ञा, तैयारी, वीर्य, अधिष्ठान, अनुशासन, शील, एक दूसरे की मदद, मैत्री और धैर्य, शांति का पालन समाज में कहीं ना कहीं दिखता है। इसलिए वहां नुकसान कम होता है। अच्छा। जबकि भाषण कहता है भारत में लातूर जैसे भूकंप में ज्यादा तबाही हुई क्योंकि शायद समाज में इन गुणों का वैसा अभ्यास नहीं है। ये दिलचस्प तुलना है। ये दिखाती है कि कैसे नैतिक गुण भी प्राकृतिक आपदाओं का असर कम कर सकते हैं। इन तीनों रास्तों को देखकर एक बात तो बिल्कुल साफ लग रही है कि बुद्ध के शिक्षाओं में और डॉक्टर पवार की व्याख्या में भी पूजा पाठ या सिर्फ वंदना करने से कहीं ज्यादा जोर आचरण पर है, यानी असल व्यवहार पर, कर्म पर। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। यही इस भाषण का सेंट्रल मैसेज है। दुख से मुक्ति का रास्ता बाहर की पूजा पाठ या किसी देवी देवता की कृपा में नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमारे विचारों को, हमारी बातों को, हमारे कामों को सुधारने में। पंचशील हो, अष्टांगिक मार्ग हो या 10 पारमिताएं, ये सब जीने के प्रैक्टिकल तरीके हैं, सिर्फ याद करने के सिद्धांत नहीं। आचरण ही सब कुछ है।
तो अब सवाल ये उठता है कि इन पुरानी शिक्षाओं का, डॉक्टर आम्बेडकर की व्याख्याओं का और आचरण पर इस जोर का आज के जमाने में क्या महत्व है? भाषण इन विचारों को आज की सामाजिक राजनीतिक हालात से कैसे जोड़ता है? भाषण आज के भारत की कई बड़ी चुनौतियों का जिक्र करता है, जैसे बेरोजगारी बढ़ रही है, गरीबी है, शिक्षा महंगी हो रही है, प्राइवेट हो रही है, आम आदमी की पहुंच से दूर जा रही है, सरकारी नौकरियां कम हो रही हैं और गांवों से शहरों तक छुआछूत और जातिगत भेदभाव आज भी कई रूपों में जिंदा है। हाँ, ये तो सच है। भाषण में कहा गया है कि अब ये भेदभाव छुपा हुआ नहीं रहा, कई बार खुलकर सामने आता है, ऑफिसों में, समाज में। और ऐसी स्थिति में क्या करने को कहा गया है? भाषण में बताया गया है कि अंबेडकर परिवार, खासकर प्रकाश अंबेडकर जी आज भी इन बहुजन समाज के मुद्दों, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक न्याय के लिए लड़ रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। भाषण सुनने वालों से कहता है कि उनके इन आंदोलनों का साथ दें, उनमें शामिल हों, ताकि इन समस्याओं का हल निकल सके। ये तो हुआ सामाजिक और राजनीतिक एक्शन की बात। व्यक्तिगत स्तर पर फॉलोअर्स के लिए क्या मैसेज है? व्यक्तिगत स्तर पर सबसे बड़ा मैसेज जो बार बार आता है भाषण में, वो यही है कि बौद्ध होने का मतलब सिर्फ एक पहचान या लेबल लगा लेना नहीं है, या सुबह शाम बुद्ध वंदना कर ली बस। असली बौद्ध वो है जो पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, पारमिताओं को अपनी रोज की जिंदगी के आचरण में लाता है। आपका व्यवहार, आपका कैरेक्टर, वही आपकी असली पहचान है। और दूसरों के प्रति क्या नजरिया रखने को कहा गया है? भाषण में एक बहुत प्रैक्टिकल सलाह दी गई है। कहा गया है कि अपनी एनर्जी दूसरों की या दूसरे धर्मों की बुराई करने में मत लगाओ। उससे अच्छा है अपने खुद के आचरण को सुधारने पर फोकस करो। हमारा व्यवहार ऐसा हो कि लोग हमें देखकर खुद कहें कि हाँ, ये आदमी अपने काम से, अपने व्यवहार से बौद्ध लगता है। खुद मिसाल बनना सबसे अच्छा तरीका है। अगर हम इसे बड़े नजरिए से देखें तो ये खुद के नैतिक सुधार के साथ साथ समाज में बदलाव लाने का भी आधार बनता है। दूसरों की आलोचना करने की बजाय खुद को सुधारना और अच्छा काम करना शायद आज के माहौल में ये और भी जरूरी है। निश्चित रूप से ये सिर्फ कोई धार्मिक बात नहीं है, ये एक बेहतर, ज्यादा जागरूक इंसान बनने और एक ज्यादा न्याय वाले, ज्यादा करुणा वाले समाज को बनाने का एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट देता है, जैसा डॉक्टर राजेश पवार के भाषण से हमें पता चलता है। तो आज की इस चर्चा से हमने डॉक्टर राजेश पवार के भाषण के जरिए डॉक्टर अंबेडकर के बौद्धमय भारत के विजन को समझा। ये सिर्फ धर्म बदलने की बात नहीं थी, बल्कि बुद्ध के मूल सिद्धांतों, समता, न्याय, बंधुत्व, प्रज्ञा पर एक नया समाज बनाने का सपना था। जी, हमने दुख से मुक्ति के 3 साफ और प्रैक्टिकल रास्ते देखे। व्यक्तिगत दुखों के लिए पंचशील का आचरण, समाज के अन्याय से लड़ने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग और प्राकृतिक मुसीबतों का असर कम करने के लिए 10 पारमिताओं का अभ्यास। और जैसा हमने बार बार कहा, इन सब में सबसे जरूरी है आचरण। जानना काफी नहीं है, उसे अपनी जिंदगी में, अपने व्यवहार में लाना ही असली बात है। आपका कर्म ही आपकी पहचान है। बिल्कुल। ये विश्लेषण हमें डॉक्टर अंबेडकर और बुद्ध दोनों के विचारों की गहराई, उनकी प्रैक्टिकलिटी और आज के समय में उनकी रेलेवेंस को एक नए तरीके से समझने में मदद करता है। हाँ, और ये सब हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। शायद श्रोताओं को इस पर सोचना चाहिए। बुद्ध ने कहा, अत्त दीपो भव, अपना दिया खुद बनो। किसी बात को इसलिए मत मानो कि किसी बड़े आदमी ने कहा है, बल्कि खुद अनुभव करो, जांचो, परखो। डॉक्टर अंबेडकर ने भी जमे जमाए इतिहास और सामाजिक रिवाजों पर गहरे सवाल उठाए। उन्हें तर्क और न्याय की कसौटी पर परखा और जरूरत के हिसाब से बदला या नकार दिया। जी। तो सोचने वाली बात यह है कि ये जो क्रिटिकल सोच है, लॉजिकल एनालिसिस है और अनुभव पर आधारित समझ है जो इन दोनों महापुरुषों ने सिखाई, ये आज की इतनी कॉम्प्लेक्स दुनिया में, जहां इतनी सूचनाएं हैं, इतना भ्रामक प्रचार है, उसमें सही रास्ता खोजने और एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए कितना जरूरी और कितना शक्तिशाली हथियार है। सोचने के लिए ये एक बहुत ही बेहतरीन और जरूरी सवाल है। इस गहरी और व्यावहारिक चर्चा के लिए आपका धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।